हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो हमें दर्शाना है कि 2 वर्गमूल 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि देखो एक परिमेय संख्या P/Q की होती है जहां जहां Q जो है वो बराबर नहीं होता शून्य के, तथा तथा P व Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण लेना परिमेय संख्याओं के। तो उदाहरण देखो हम कैसे ले सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया। तो 2/3 में देखो ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है ये क्यू के रूप में है, तो क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 3 भी 0 के बराबर नहीं है। और 2 और 3 दोनों सह अभाज्य हैं, यानी इनमें कोई भी देखो उभयनिष्ठ कोई भी गुणनखंड नहीं आएगा। एक के अलावा एक आ सकता है, ठीक है, वो होती है सह अभाज्य संख्या। तो अब देखना हम क्या करते हैं, हम इसे विरोधाभास विधि के द्वारा क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे अर्थात दर्शाएंगे। तो देखो एक बार के लिए मान लेते हैं, माना कि वर्गमूल 3 की बात करते हैं। वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम क्या करते हैं, वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है ना, तो इसको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं ना। तो वर्गमूल 3 बराबर में क्या हो जाएगा, P/Q। तो अगर यहां से हम पक्षांतरण करें तो P का मान क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा Q। तो अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर लें तो P² बराबर क्या आ जाएगा, 3Q²। इसको समीकरण 1 बोलते हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं कि P² जो है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि यहां पर 3Q² आ रहा है ना। P² बराबर 3Q² आ रहा है। तो ये समीकरण 1 हमें क्या बता रहा है कि P² 3 से विभाज्य है। अब अगर P² 3 से विभाज्य है ना, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। और यहां पर जब हमने P/Q माना ना वर्गमूल 3 को, तो यहां पर P और Q दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब हमने क्या कर दिया कि P भी 3 से विभाज्य होगा। तो P अगर 3 से विभाज्य है तो P बराबर 3R रख सकते हैं। तो P बराबर 3R हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 3R का स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 3Q²। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 9R² बराबर में 3Q²। तो 3 यहां से 9 को 3 बार विभाजित करेगा, तो यहां से Q का मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो Q² बराबर में आ गया 3R²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q² 3 से विभाज्य है। अब Q² अगर 3 से विभाज्य होगा ना, तो यहां से क्या होगा कि Q भी 3 से विभाज्य होगा। Q भी 3 से विभाज्य है। तो हमने देखो शुरू में बोला था कि P व Q दोनों सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है कि P भी 3 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है P और Q में। तो ये तो गलत हो गई ना बात। हमने शुरू में बोला था कि ये सहअभाज्य संख्या, यानी इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P, Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आने से उभयनिष्ठ गुणनखंड आने से ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी हमने जो प्रारंभिक कल्पना करी थी कि वर्गमूल 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इससे तो हमें गलत परिणाम मिल गए। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो ये चलो हम लिख लेते हैं, किसी
परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या 2 से गुणा करने पर, यहां पर देखो 2 गुणा में वर्गमूल 3, ये तो हमने दर्शा दिया कि ये क्या है, अपरिमेय है, और 2 तो हम जानते हैं परिमेय संख्या होती है। तो 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो इनको गुणा करने पर जो 2 वर्गमूल 3 आएगा ना, वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, और सवाल में यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।